हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? एडेप्टेशन के बारे में। और एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि एडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन। क्या मतलब होता है? अनुकूलन। और जब बात करेंगे हम लोग अनुकूलन की, तो अनुकूलन का मतलब क्या होता है ये जानने की बात है। अनुकूलन जो वर्ड बना हुआ है वह अनुकूलता से बना हुआ है, अनुकूल वर्ड से बना है, अनुकूल शब्द से बना हुआ है। अनुकूल शब्द से बने का मतलब हुआ कि एडेप्ट करना, किसी चीज में एडेप्ट करना। एडेप्ट का मतलब होता है कि समायोजित हो जाना। क्या हो जाना? समायोजित हो जाना। समायोजित हो जाना। अब समायोजित हो जाने का मतलब क्या होता है? समायोजित मत का मतलब होता है कि अपने आप को उसके अनुरूप ढाल लेना, अपने आप को ढाल लेना। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? समायोजित होना कहते हैं। और अपने आप को ढाल लेना मतलब क्या कि वातावरण या जिस भी माहौल में रहे उसके अनुसार क्या हो जाए, अपने आप को जब संगठित रूप कर ले तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अनुकूलन कहेंगे। मतलब क्या? सीधे शब्दों में कहे अनुकूलन की बात, तो किसी विशिष्ट प्रजाति द्वारा, किसी विशिष्ट प्रजाति द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र में, किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपने आप को समायोजित करने की क्षमता, क्षेत्र में अपने आप को समायोजित करने की क्षमता, समायोजित करने की क्षमता क्या कहलाती है? अनुकूलन कहलाती है। ठीक है, ये बात हो गई डिफिनीशन की, ये बात हो गई किसकी कि अनुकूलन होता क्या है। लेकिन बात आती है क्या इस बातों का अर्थ आपके दिमाग में जाता है, समझ में आती है बात की अनुकूलन होता क्या है? अनुकूलन को समायोजन हम कैसे करेंगे? हम अपने आप को समायोजित कैसे करते हैं? जरा गौर करके देखिए कि आपको क्या किया जाए कि पानी के अंदर जोर से दबा दिया जाए, पानी ज्यादा गहरा हो, तैरने नहीं आता हो, तो उस कंडीशन में आप अपने आप को बैलेंस करना, और बैलेंस करने में बड़ी कठिनाई महसूस करते हैं, आपका दम घुटने लगता है। दम घुटने के पीछे रीजन क्या हो जाता है कि आपके बॉडी को हर पल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, आपके बॉडी में श्वसन चाहिए, और वह श्वसन के लिए जो वायु है वह वायु नहीं मिलेगा। हमें हर जगह क्या मिल रहा है? सिर्फ जल मिल रहा है। तो इस जल की उपलब्धता के कारण और वायु की कमी के कारण आपको क्या महसूस होती है? आपकी श्वसन करने में कठिनाई उत्पन्न होती है, जिसे आप कहते हैं घुटन। क्या कहते हैं? घुटन। अब जरा समझिए कि जो एक घुटन होगा, तो इस घुटन के अंतर्गत आप तो ज्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं, लेकिन अगर पानी के अंदर ही जाए और आप मास्क पहन के जाए, पीछे आप ऑक्सीजन का जार लेकर जाए, तो उस कंडीशन में आप अपने आप को तो ढाल लीजिएगा, आपका बॉडी उसके अकॉर्डिंग बैलेंस हो जाएगा। जब बॉडी उसके अकॉर्डिंग बैलेंस हो जाएगा तो मतलब क्या? आप पानी के अंदर अपने आप को रख सकते हैं। जब चीजें आपके अनुकूल हो जाए, आप उनमें रहने योग्य हो जाए, अपने आप का सामंजस्य इस तरह से बैठा लें कि आप जल के अंदर भी रह सकते हैं, तो यह सामंजस्य को हम क्या कहेंगे? अनुकूलन कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुकूलन कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर अमेरिका चले जाए कुछ दिनों के लिए, तो अमेरिका या कोई भी पोलर रीजन वाले क्षेत्र में चला जाए जहां ध्रुवीय प्रदेश है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती हो, और यहाँ पे मिला जुला के लगभग लगभग नॉर्मल टेम्परेचर है, गर्मी ही थोड़ा सा ज्यादा हम क्या लेंगे। अब क्या हो गया कि चले गए वहां पे, अब बिल्कुल बर्फ जमा हुआ है, आपका एक दिन में ही तबीयत खराब हो जाएगा, अगले दिन से आप कुछ कर नहीं पाएंगे, तो समस्या उत्पन्न होगी ना जी।
मतलब क्या कि आपका बॉडी जो टेम्परेचर है उसके अनुसार अपने आप को समायोजित करने में असमर्थ है, लेकिन वहां पे रहने वाले जो लोग हैं वो अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं भाई। तो अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं मतलब कि वो वहां पे आसानी से रह रहा है, और जब आसानी से रहने लगे मतलब कि उनका समायोजन फिक्स है। और जब उनका समायोजन फिक्स है तो हम कह सकते हैं कि समायोजन फिक्स का मतलब एक ही वर्ड है कि वह वहां पर जीवित रहने योग्य है। क्लियर है आप लोग को? मतलब क्या कि आपको जीवित रहने के लिए, धरती पर जीवित रहने के लिए जितने प्रकार की आपकी सेवाओं की जरूरत पड़ती है, जितनी आवश्यकताएं होती है, उन आवश्यकताओं के अनुसार जितना बैलेंस करेंगे वही आपका समायोजन कहलाएगा, वही आपका अनुकूलन कहलाएगा। अब अनुकूलन जो होता है वो भी दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? अनुकूलन भी दो तरीके के होंगे। अब कौन कौन से दो तरीके होंगे जरा वो समझिए। हमने कहा कि अनुकूलन का मतलब होगा समायोजन, मतलब क्या? अपने आप को ढाल लेना, यानी अनुकूल होना। अब यह अनुकूलन कितने प्रकार के होंगे? तो दो प्रकार के होंगे। एक तो होगा आपका अस्थाई, अस्थाई, और एक होता है आपका अस्थाई। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए कि अस्थाई अनुकूलन क्या होता है। मैंने एक एग्जांपल बताया कि आपको पानी के अंदर डुबोया जाए। कहाँ डुबोया जाए? पानी में डुबोया जाए। तो उस कंडीशन में आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने आप को बैलेंस करने के लिए मास्क लगा के जाए, पीछे ऑक्सीजन का टैंकर लेके जाए, तो यह कंडीशन आपका क्या कहलाएगा? यह कंडीशन आपका कहलाएगा क्या? कि यह कंडीशन जो होगा यह कहलाएगा अनुकूलन। और अनुकूलन सिर्फ कुछ समय के लिए, यह जो पानी के अंदर है टैंकर जब तक काम करेगा तभी तक काम करेगा। तो यह कितने देर के लिए काम करेगा? सिर्फ कुछ समय तक काम करेगा। और जब यह कुछ समय तक काम करेगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? अस्थायी अनुकूलन। क्या कहेंगे इसे? अस्थायी अनुकूलन। यानी कि अनुकूलन कैसा? जो अस्थायी हो, मतलब फिक्स नहीं हो। तो जब अस्थायी हो अर्थात कि अनुकूलन फिक्स नहीं हो तो इस प्रकार के अनुकूलन को हम क्या कहेंगे? अस्थायी या टेम्पोरेरी। क्या कहेंगे? टेम्पोरेरी एडेप्टेशन। तो टेम्परेरी एडेप्टेशन में क्या होगा कि जब आपको जरूरत होगी उस समय आप अपने आप को बैलेंस करने के लिए उसका उपयोग करेंगे। जैसे मछली है, मछली को बाहर निकालिए पानी से तो तड़पना शुरू कर देती है। तो तड़पने का मतलब क्या है कि बाहर के जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को डायरेक्ट वो नहीं ले पाती है। उसको हमेशा से एक अनुकूलन बना हुआ है कि उसके शरीर में आपका गिल्स है, उस गिल्स के माध्यम से पानी के द्वारा वह अंदर प्रवेश करता है जल को, और उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का वह उपयोग करता है शरीर में, और बाकी जो जल होते हैं फिर उसी माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देता है। तो तरीका उनका ये है। अब बाहर निकाल दिए तो ये तरीका तो यूज नहीं हो रहा है। अब ये तरीका जब यूज नहीं होगा तो बताइए, पानी से बाहर निकलने के बाद, पानी से जब बाहर निकलेगा तो क्या मछली अपने आप को बैलेंस करेगी? मछली बैलेंस कर पाएगी? बैलेंस कर पाएगी? बिल्कुल भी यह बैलेंस नहीं कर पाएगी। मछली का बैलेंस बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। कब? अगर उसे पानी से बाहर निकाल दे तब। ठीक है, फिर हम इसे ले जाकर मछली को पानी में डाल दे तो फिर अपना आप अनुकूलन बना लेंगे। मतलब क्या? मछली को बाहर निकालना या फिर आपको पानी में जो आपका O2 वाला मास्क है इसे पहन के अंदर जाना, ये सभी के सभी कौन से आपके हैं? अस्थायी अनुकूलन के उदाहरण है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं अगर जा रहे होते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, कहीं पे पंखा दिखता है, कहीं पे एसी दिखता है, कहीं पे कूलर दिखता है, तो कुछ समय तक आप अपने बॉडी को बैलेंस करने के लिए वहां पे चले जाते हैं। इनसे कुछ समय के लिए क्या हो जाता है कि आपका शरीर बैलेंस हो जाता है। जब शरीर बैलेंस होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अस्थाई, अस्थाई अनुकूलन। क्लियर है? दूसरी अगर बात करें तो दूसरी होती है हमारी अस्थाई अनुकूलन। क्या होती है दूसरी जी? अस्थाई अनुकूलन। जैसे जरा गौर से समझिए,
अस्थाई अनुकूलन में जैसे रेगिस्तान है, अर्थात कि डेजर्ट है, इस रेगिस्तान के अंदर, इस रेगिस्तान में जो पौधे होंगे वह पौधा अपने आप को बैलेंस करने के लिए सभी प्रकार की अनुकूलताएं रखता होगा, अनुकूलन पूरा करने की सभी प्रकार की सेवाएं रखता होगा। जब सभी प्रकार के वो सेवाएं रखेगा और अपने आप को वहां पे जीवित रख पाएगा, मतलब क्या, वह वहां पर अस्थायी रूप से अनुकूलित है। कैसा अनुकूलित है? अस्थायी रूप से अनुकूलित है। और जो अपने आप को उसके अनुरूप नहीं डाल पाएगा तो समझिए वह अनुकूलित है ही नहीं। और जब उस अनुकूलन का उपयोग कुछ समय के लिए करेगा, तो कुछ समय के लिए करेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहेंगे अस्थायी अनुकूलन। क्या कहेंगे उसे? अस्थायी अनुकूलन। क्लियर है? तो उसे कहेंगे अस्थायी अनुकूलन। तो ये क्लियर हो गया। अस्थायी अनुकूलन मतलब क्या? यह डिजर्ट में रहने वाले पौधे, अब इनके अंदर अनुकूलता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि इनका शरीर गुद्देदार होता है। अब गुद्देदार का मतलब क्या? पानी उसमें रहेगा इकट्ठा, तो शरीर गुद्देदार रहेगा। इनकी जड़ें अंदर तक जाती है, ज्यादा विकसित होती है, जड़ें विकसित होती है। तो जड़ें विकसित होंगी मतलब पानी का स्रोत ढूंढ के लाएगा। तो ये सभी क्या हो गई? इनकी जो अनुकूलन है ये अस्थायी अनुकूलन है। इसलिए क्योंकि अगर ये चीजें इनको नहीं दी जाए तो यह जीवित नहीं रह पाएंगे। मतलब क्या? जिनकी आवश्यकता अस्थायी रूप से एक जीव को अपने आप को समायोजित करने के लिए लगातार उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहते हैं अस्थायी अनुकूलन। क्लियर है? अर्थात कि अस्थायी और अस्थायी अनुकूलन। आशा फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। अब जरा हम लोग समझेंगे एक एक करके अनुकूलन की क्षमता पौधों के बारे में या जीवों के बारे में। ठीक है, समझेंगे, क्योंकि सभी का अनुकूलन अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि जो आपका जल में रहेगा, जो पौधा जल के अंदर रहेगा, तो उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप कहते हैं जलोद्भिद। क्या कहते हैं उसे? जलोद्भिद। ठीक है। और जो स्थल पे रहेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? अर्थात कि स्थल क्या मतलब? यानी मरुस्थल पे, मरुस्थल पे रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? मरुस्थल। तो इसे क्या कहेंगे? मरोद्भिद। क्या कहेंगे इसे? मरोद्भिद। अगर ये दोनों का कंपोजिशन बराबर बराबर हो तो इसे क्या कहेंगे? समोद्भिद। क्या कहेंगे इसे? समोद्भिद। मतलब क्या? अलग अलग केस में हम लोग को पौधों को रखने का, उनका नामकरण अलग अलग अनुकूलताओं के आधार पे उनका नामकरण किया जाता है। क्लियर है? तो नामकरण क्लियर हो गया आप लोग को। अब जरा हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? तो मरुद्भिदों के बारे में हम लोग जरा एक बार बात करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हमें खूबियां देखने को मिलती है। तो देखिए, मरुद्भिद पौधों की, मरुद्भिद पौधों की अनुकूलताएं। अब मरुद्भिद पौधे की अनुकूलताएं कौन कौन हो जाएंगी? पहला नंबर कि इनकी जड़ें मोटी होगी, लंबी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि लंबी तो समझ में आती है कि जल ज्यादा नीचे होगा, तो जल के प्राप्त करने के लिए, यानी जल प्राप्ति के लिए, जल प्राप्त करने के लिए वह मोटी लंबी जड़ें होंगी। लेकिन मोटी जड़ें का मतलब क्या? मोटी इसलिए कि जल ज्यादा वाष्पोत्सर्जन ना निकले, जल वाष्प ना बने। इनकी बाहरी दीवार इनकी सुरक्षा करे। उसके बाद क्या आपका? बाहरी दीवार के अलावा इसके अंदर और क्या काम करेगा? पानी को स्टोर करके रखेगा, पानी स्टोर करने में मदद करेगा। ये सभी काम है किसकी? यह आपकी मोटी होने का। अर्थात क्या? कि जो मरुद्भिदी पौधे हैं उनकी जड़ें जो होंगी मोटी भी होंगी,
और प्लस में लंबी भी होगी, दोनों बातें हैं। क्लियर है? तो इनकी जड़ें हो गई, पहली नंबर बात। दूसरा अगर बात कीजिएगा तो इनमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है, वाष्पोत्सर्जन कम होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है? कम होती है। तो कम होने का मतलब क्या है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया का अगर कम होगा तो यह कैसे संभव है? तो क्या होता है कि इनके जो रोम होते हैं ना, रोम, रोम को, रोम का कन्वर्जन, रोम का कन्वर्जन किसमें हो जाएगा? कांटा में। अब कांटा निकल जाएगा, मान लीजिए कि ये रोम हो गया, तो इसमें ये जो रोम होंगे ये कांटे की तरह हो जाएंगे, मतलब पानी वाष्पोत्सर्जन क्रिया कम होगी। ये तना वाला पार्ट है, यहाँ पे रोम है तो यहाँ पे कांटा बन जाएंगे। मतलब क्या? कांटा या कोई भी आपका कठोर आवरण निकल जाने से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाएगी मतलब क्या हो जाएगा वो? कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया कम होने का मतलब सीधा एक ही मतलब है कि आपका पानी का बचाव हो जाएगा। ठीक है? अर्थात कि पानी के बचाव के लिए यह जरूरी होता है कि पौधे के अंदर क्या हो? वाष्पोत्सर्जन क्रिया का कम होना, तब जाके पानी ज्यादा से ज्यादा स्टोर होगा। और जब पानी का स्टोर जब ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में ही पौधे अपने आप को क्या रख सकते हैं? जीवित रख सकते हैं। यानी वाष्पोत्सर्जन कम होता है और इसके लिए क्या होता है? रोम का कन्वर्जन किसमें हो जाता है? कांटों के रूप में हो जाता है। ठीक है? उसके बाद क्या? देखिए इसके अंदर पत्तियां छोटी मिलती है, पत्तियां भी क्या मिलती है? छोटी मिलती है। क्यों? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन कम होगा, वाष्पोत्सर्जन कम होगा। ठीक है? उसके बाद उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर देखिए इसके अंदर जो जल संचय की क्रिया है, जल संचय की क्रिया सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? तो पत्तियों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? पत्तियों में, तना में, पत्तियों में, तना में। ये क्या मिलेंगे यहाँ पे? तो पत्तियों में, तनों में आपको देखने को मिलेगा कि इनके अंदर जल को अवशोषित करने की क्षमता पाई जाती है, अर्थात जल सबसे ज्यादा अवशोषित इन्हीं भागों में होता है। क्लियर है आप लोग को? तो ये मुख्य रूप से आपके कुछ बात थे जिनके अंदर उन्होंने देखा क्या कि इनकी आपकी मरुद्भिदी पौधों की अनुकूलताएं कहाँ कहाँ सबसे अधिक होती है। ठीक है? इनके बाद कुछ और देखिएगा कि इनके अंदर आपका जो आपका कांटा बनता है उनके अलावा भी जो रंध्र होते हैं ना, वो रंध्र भी कवर्ड हो जाता है। रंध्र ढकने से क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ वाष्प कम निकलेंगे। आपको पता है कि पौधे जो होते हैं अपने जीवन काल में बहुत अधिक मात्रा में, अर्थात कुल अपने शरीर के वजन से भी कई गुना ज्यादा वह क्या करता है कि वायुमंडल को वाष्प जो होता है जल के रूप में, वाष्प जो होगा वो वायुमंडल को देता है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो अनुकूलन की ये बातें समझ में आई होगी। किसके लिए? ये मरुस्थलीय पौधे की बात थी। लेकिन अगर मरुस्थल में कोई अगर जीव रह रहा है तो वो जीव क्या करेगा? अपने आप को बैलेंस कैसे बैठाएगा, जरा उसे देख लेते हैं। ठीक है? तो देखिए वहां पर पहले जानना यह पड़ेगा कि मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन मुख्य रूप से हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए मरुस्थल के अंदर हमें मुख्य रूप से आपका मरुस्थलीय चूहा दिखेगा। ठीक है? उसके अलावा और क्या दिखेगा मरुस्थल के अंदर? जंतु की बात कीजिएगा तो चूहा दिखेगा, ऊंट दिखेगा, यही दिखेगा ना जी। तो देखिए मरुस्थली, मरुस्थली पौधा का, जीवों का अनुकूलन। देखिए तो मरुस्थलीय पौधे का अनुकूलन कैसे होगा? सबसे बड़ी बात है कि सामान्य रूप से जो आपके जीव होते हैं वो कहाँ रहते हैं? तो लंबे लंबे सुरंगों में रहते हैं, लंबे सुरंग में रहते हैं। जिससे क्या होता है? जिससे फायदा क्या होता है? जिससे
बाहरी तापमान से सुरक्षा मिलती है। बाहरी तापमान से क्या मिलेगी हमें? सुरक्षा मिलेगी। क्लियर है? क्या कह रहा है? जीव जो होते हैं लंबे लंबे सुरंग में रहते हैं, जिससे क्या होता है कि बाहरी जो तापमान है, बाहरी टेम्परेचर है, उनसे सुरक्षा मिल जाएगी। क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र है तो वहां पे टेम्परेचर तो ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा, आपका 40 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस इतना ज्यादा टेम्परेचर होगा। तो उस कंडीशन में अपने आप को बैलेंस करने के लिए लंबे लंबे सुरंग बनाते हैं और उसके अंदर रहते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि इनके शरीर के ऊपर आपके जो परत होते हैं, कुछ जीव के क्या होते हैं कि बाहरी जो, कुछ जीव के बाहरी, कुछ जीव जो होंगे उनकी जो बाहरी आपकी स्किन होगी वह स्किन भी मोटी होगी, जो आपका क्या करेगी? टेम्परेचर को बैलेंस करने में मदद करेगी। ठीक है? और सबसे बड़ा बात जो जानने वाली बात यह है कि आपका जो जीव जंतु होते हैं, जो मरुस्थल में पाने वाले जो जीव जंतु होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो होता है ऊंट का प्रभाव होता है। और ऊंट जो होता है जनरली मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। और इनके जो कुबड़ निकले रहते हैं, वह कुबड़ वास्तव में पानी को क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है। ठीक है? तो ऐसा फ्रेंड से क्लियर हो गया कि मरुस्थलीय जीव के क्या अनुकूलन है, उनके पौधों की क्या अनुकूलता है, आपका अनुकूलन क्या होता है। ऐसा फ्रेंड्स ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ ये चैप्टर भी आज खत्म होती है। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।